धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी असली वालों के उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते जानते व परखते हैं। आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी सत्संग जी, कई चीज़ें इकट्ठी की हैं मैंने आज के इस कार्यक्रम के लिए और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगी। चीज़ें मुझे समझ में आई हैं तो हो सकता है कि आपको मैं समझा पाऊँ। और कुछ मैंने एक चीज़ पिताजी के वचनों में सुनी है तो हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे। बाकी हरियाणा के अंदर चुनावी माहौल है और चुनाव की सरगर्मी और उसके हिसाब से एडम ब्लॉक और 85 मेंबर जो भी हैं, 45 मेंबर जो हैं जिन्हें 85 कह दिया जाता है, तो ये लोग भी सरगर्म है, जगह जगह सासंगत की वोटों का सौदा कर रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है और इसके समानांतर कह सकते हैं या इसकी आड़ में या इसके पीछे पीछे एक और भी प्लानिंग अलग तरह से पनप रही है और वो भी चीज़ें हम मतलब देख रहे हैं कि क्या पनप रही है। और फिलहाल हमारा इलेक्शन में इसलिए उतनी रुचि नहीं है क्योंकि हमें नहीं लगता अभी साथ संगत इतनी मूर्ख है या इतनी सजग नहीं है जो ये तौर तरीके अब नहीं समझती, और अगर नहीं समझती तो फिर समझ भी नहीं सकती। अगर अभी भी नहीं समझते हैं तो फिर समझ भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए उस पर हमारा इतना जोर नहीं है। फिर भी जो जानकारियां हमारे पास है वो हम आपको बताएं। कुछ लोगों ने मैसेज भेज के बताए हैं और कुछ कहते हैं अभी बोला करो इस मसले पे, तो थोड़ा आपको बता देते हैं अभी क्या कुछ चुनाव में चल रहा है। इन्होंने क्या किया, अभी कोई चिट्ठी बना रखी है और चिट्ठी बनाई हुई है और ये स्पेशल मीटिंग नाम चर्चा के नाम पे रखते हैं और फिर कहते हैं भी इस मीटिंग के अंदर कोई चिट्ठी आपको पढ़ के सुनाएंगे। कोई खास तरह की चिट्ठी आई है जेल से, और जैसे आमतौर पे हर बार करते हैं, पर वो चिट्ठी इस बार ये ओपन नहीं दिखाते हैं। उस चिट्ठी को ये पढ़ के सुनाते हैं, उसमें ये जिक्र करते हैं भी जो 3 वचनों में आपने गलती की है, कोई भी गलती 3 वचनों में की है, उसकी माफ़ी आपको दे दी गई है और आगे भी मिलती रहेगी। और लेकिन अगर एकता साथ संगत तोड़ती है तो इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। और ये मतलब इस चिट्ठी का एक मेन वो है, क्योंकि अब इनको दिख रहा है भी वास्तव में साथ संगत एक मत होके इस तरह से अब राजनीतिक बिसात पे मोहरा नहीं बनना चाहती। तो ये एक बेसिक उसमें जिक्र है। बाकी कहानियां हैं अलग अलग जो तरीके से भी हमें नहीं सुनना, द फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को नहीं देखना। बाकी अलग कहानियां काफ़ी हैं, लेकिन चुनाव के संदर्भ में ये मैसेज जगह जगह दिया जा रहा है और हरियाणा में जगह जगह चल रहा है। नाम चर्चाएं करके ज़्यादा भीड़ दिखा के एक बेस बनाने की कोशिश की जा रही है कि भीड़ ज़्यादा दिखे, जिससे जो प्रत्याशी हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऐंठा जा सके संगत की वोट के नाम पे। ये प्रोसेस भी जो हर बार राजनीतिक विंग वाले या जिस तरह से भी करते हैं, तो इस बार राजनीतिक विंग ना होके वैसे ही चल रहा है। ये तो सबको ही पता है कि वोट डेरा मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही देगी और उन्हीं को देने का आदेश आएगा, बस उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। हर बार जैसे चुनाव के टाइम पे एकता 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 गला गलापने लगते हैं और उस पर अब ये डर का माहौल है, भी डराया जा रहा है कि भी डरो, अगर एकता नहीं रखी तो ख़त्म हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तो इस ट्रैक पे हरियाणा चुनाव में संगत के वोट का इस्तेमाल करना है इनको, तो उस तर्ज पे मीटिंगें वगैरह इनकी चल रही हैं। तो ये तो रहा हरियाणा चुनाव में जो चल रहा है। बाकी उतार चढ़ाव जैसे राजनीति में होते रहते हैं, उसमें कभी कोई किस पार्टी में चला गया, किसको किसका समर्थन, किसको किसका समर्थन, तो ये सब नौटंकी चलती रहती है। तो
उसमें हम इतना गौर नहीं कर रहे हैं अभी कौन सी पार्टी को, कौन से कैंडिडेट को, कौन से इलाके में कौन सा प्रबंधक ज़्यादा पसंद करता है, कौन सा नहीं करता है। वो एक मतलब बारीकी वाला काम है, वो लोकल लेवल पे जो देखे, संगत देखे। हमारा यहाँ फोकस कुछ और चीज़ों पे है। हम पिछले 2 कार्यक्रमों से आपको एक चीज़ बता रहे हैं, भाई जो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की ड्रेस है, ये ड्रेस एक अलग रूप में सोसाइटी में एस्टैब्लिश हो रही है। और हो सकता है भी आई वॉश हो, भी डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर आप जासूसी की दुनिया समझेंगे या जैसे खुफिया विभाग या पुलिस की, सीआईडी की दुनिया समझेंगे, तो इस दुनिया में जब वारदात प्लान की जाती है, कोई भी वारदात की जब साजिश रची जाती है, तो इस वारदात में जांच गलत दिशा में जाए इसका भी पुख्ता इंतज़ाम किया जाता है कि जांच गलत दिशा में जाए। तो उसमें बहुत सारी प्लानिंग्स ऐसी भी चलती हैं जो ताकि मेन जो साजिश है उस तरफ ध्यान ना जाए। तो अब ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की वर्दी जो हमने 2 आपको बताया भी कैसे प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल तोड़ा गया। उसी दौरान फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को बंद कराने के लिए एक केस लगाया गया दिल्ली की कोर्ट में, लेकिन वो केस अभी लगभग हार गए हैं। एक तरह से हारे नहीं कह सकते, उसकी तारीख नवंबर दिसंबर में चली गई है, तो उस पर पूरा जोर लगाया गया उसी के बराबर। और फिलहाल जिस तरह से इलेक्शन को लेके चीज़ें चल रही हैं, और इसमें इसके बराबर एक जानकारी जो बार बार गुरुसर के लोग भी दे रहे हैं कि गुरुसर मोडिया में चर्चा है अभी, जो यूपी वाला है या फिर उनके हिसाब से पिताजी हैं, वो अब राजस्थान में रहेंगे। ये भी एक मतलब हमें ये कुछ नहीं कह सकते भी क्या सच है, क्या झूठ है, क्या प्लानिंग का हिस्सा है और क्या असली प्लानिंग से भटकाने की प्लानिंग है। और इसके अलावा बरनावा आश्रम में जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंस्ट्रक्शन क्या है कि शेड है, शेड के कुछ हिस्से में 4 दीवारी की जा रही है। वो 4 दीवारी की कुछ सेवादार गए होंगे, उन्होंने तस्वीरें भेजी हैं भी किस तरह से 4 दीवारी बन रही है। वो 4 दीवारी मतलब बिल्कुल अलग तरह के पैटर्न पे है। आमतौर पे 4 दीवारी 6 फीट 8 फीट की होती है, पर ये 15-15 20-20 फीट की दीवारें बनाई जा रही हैं। और क्यों बनाई जा रही हैं, हॉल बनाया जा रहा है तो ऐसा ऊपर तक शेड क्यों ईंटों से सील किया जा रहा है, ऐसा का दम घोटना है किसी का वहाँ पे, कोई रोशनदान नहीं बनाया जा रहा, कोई एग्जॉस्ट का हिसाब नहीं है, क्या जो भी मतलब वहाँ सेवादार जाके आए हैं वो जानकारी दे रहे हैं। मेरा आपको कहने का मतलब है, एक प्लानिंग चल रही है ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की वर्दी को सोसाइटी में एस्टैब्लिश करने की। उसके लिए प्रेसिडेंट तक के प्रोटोकॉल टूट जाते हैं, नामचर्चा घरों के बाहर जो तस्वीरें लग रही हैं, पेंटिंग्स बन रही हैं, वो बन रही हैं, उसका प्रचार भी हो रहा है। अभी हाल ही में एक किसी का वीडियो आया, फोटो आया, उसमें कईयों ने शेयर किया था, जिसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कोई ब्लड डोनेशन का अवार्ड मिला है। भाई पहली बात तो डेरे से ऐसा कोई आदेश ही नहीं है भी साथ संगत अपने स्तर पे कोई भी ब्लड कैंप लगाए। दूसरा, जो अवार्ड उसको मिला उसका अगर आंकलन करें तो वो व्यक्ति औसत एवरेज तौर पे हर महीने ब्लड कैंप लगाता है और कम से कम 100 यूनिट उसमें खूनदान होता है। ये एवरेज है जो उसके अवार्ड की कैटेगरी हम माने, अगर वो पिछले 20 साल से कैंप लगातार लगा रहा है। क्योंकि डेरे में ब्लड कैंप ज़्यादा बापू मगर सिंह जी थे जो उनके देह त्याग के बाद ही शुरू हुआ ज़्यादातर बड़े स्केल पे। तो अगर इस लेवल पे वो 20 साल भी लगातार काम करेगा, हर महीने कैंप लगाएगा, तो जाके उसका रिकॉर्ड बनता है। मतलब ये पॉसिबल है, ग्रीनेस का सेवादार नहीं कर सकता डेरे की नियमावली में। तो जो अवार्ड दिया गया है ये 100% फर्जी है, और फर्जी है तो इसमें ग्रीनेस की वर्दी में ये अवार्ड देना। और उसके अलावा एक और वीडियो आया था, वो भी किसी संस्था ने कोई अवार्ड दिया या कोई ऐसा कुछ अवार्ड दे रहे थे, उसमें भी ग्रीनेस को ही दिखाया गया। मतलब एक अचानक से आपको अलग ट्रैक पे ग्रीनेस दिखने लगी है सोसाइटी में, उसमें और हर जगह नाम चर्चाओं में, मीटिंगों में ये जिम्मे मतलब ऑर्डर जा रहा है भी ग्रीनेस की वर्दी में ही आपको आना है। तो ये चीज़ें, ग्रीनेस का एस्टैब्लिश होना एक अलग पैटर्न है, बरनावा में चल रही कंस्ट्रक्शन एक अलग पैटर्न है,
गुरुसर के अंदर ये एस्टैब्लिश करना भी, पिताजी अब गुरुसर में आएंगे, ये एक अलग कहानी है। और चौथी कहानी चल रही है उदयपुर में, वहाँ भी लोग सेवादार भेजे जा रहे हैं और वहाँ भी इस बार यूपी वाला कुछ ज़्यादा मेहरबान था। तो उदयपुर भी एक अलग कहानी यूपी वाले को लेके या फिर डेरे को लेके चल रही है। ये 4 अलग अलग कहानियां अभी डेरे की तरफ से चल रही हैं। इन चारों का आपस में क्या कनेक्शन है, या ये चारों दिखावा है, बहकावा है? और इसके अलावा जो 5वीं है वो जगह जगह चिट्ठी बढ़ के सुनाई जा रही है, एकता नहीं करोगे तो नरकों में जाओगे, माफ़ी नहीं मिलेगी, वगैरह वगैरह। तो ये 5वां कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये सब चीज़ें किस रूप में चल रही हैं, क्यों चल रही हैं? क्योंकि एक तो इलेक्शन का मकसद समझ में आता, बाकी नहीं समझ में आता। फिर भी आप ये सारी चीज़ों पे गौर रखें भी कहाँ क्या हो रहा है। अब अगले स्टेप पे आओ, जो हम आज का मेन हम टॉपिक रखना चाहते थे, वो ये कि कुछ चीज़ें मेरे सामने आई तो मेरे को लगा कि वही चीज़ें हो सकता है भी आपके मन जहन में भी हों। हालांकि चलो किसी का नाम नहीं लेना, पर घटना है, वो घटना हमें कुछ सिखाती है और निजी तौर पे है, कुछ सीख सकें उससे देखना। क्या हुआ कि जैसे फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के हम सदस्य हैं, तो उसमें एक सदस्य ने, एग्जाम्पल ये रियल लाइफ टाइम का एग्जाम्पल है, एक सदस्य ने कोई बिजनेस प्रपोजल तैयार किया कि भाई बिजनेस प्रपोजल है, और ये प्रपोजल किसी को दिया, मतलब अब सामने वाले ने वो प्रपोजल लिया क्योंकि उसको लगता था भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का सदस्य है तो वो सोच समझ के काम कर रहा होगा। तो बिजनेस प्रपोजल उस टाइम अगर देखें तो लग भी अच्छा रहा था। तो उस बिजनेस प्रपोजल में कुछ लोगों ने पैसा लगाया, या कहो जैसे भी है, मतलब आपसी तालमेल करके पैसा लगा। पैसा लगने के बाद वो प्रपोजल जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं निकला आगे जाके। तो बाद में ये हुआ कि ये प्रपोजल समझने में गलती रह गई या समझाने में गलती रह गई, मतलब कहीं ना कहीं मन में शक आ गया भी, हो सकता है किसी का कोई स्वार्थ। मसला यहाँ नहीं है, चलो ये मसला वैसे सुलझ चुका है काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी मसला यहाँ नहीं है। मसला जो है वो ये कि मान लो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को हम फेसबुक पे, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ज़्यादातर, ये मसला मेरे सामने भी आ गया। जब ये मसला मेरे सामने आया तो मेरे लिए तो प्रपोजल देने वाला भी इम्पोर्टेंट था और प्रपोजल लेने वाला भी इम्पोर्टेंट था। अब मेरे हिसाब से कमी दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी रही सोचने समझने में, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि मैं अगर पंचायत करने लगूँ, मतलब मेरे सामने जो समस्या आई भी, अगर मैं पंचायत करूँ तो इस पंचायत में मैं किसकी तरफ फैसला दूँ, और दूँ तो क्यों दूँ? क्या मेरे फैसले की कोई इम्पोर्टेंस है या कोई वैल्यू है? सामने वाला ना माने तो क्या कर लेंगे? अब मुझे दोनों ही एक जैसे हैं मेरे लिए भाई ना, मेरे लिए तो दोनों ही संगत के लोग हैं, मैं किसी से क्यों बिगाड़ूं? और दोनों अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, कोई ज़्यादा कम नहीं है। ऐसे में जब ये सिचुएशन मेरे सामने खड़ी हुई तो मेरे को एक सिचुएशन याद आने लगी भी, यही सिचुएशन बड़े स्तर पे आ जाओ, यही सिचुएशन जब कोई बड़े सेवादार जो डेरे में सेवा समिति वाले होते होंगे, जिनकी आपस में कोई खींचतान हो गई, या 2 ब्रह्मचारी हैं या कोई आपस में उनकी खींचतान हो गई, अगर जब ये मसला पिताजी के सामने इस तरह के मसले जाते होंगे तब क्या परिस्थिति होती होगी? मैं ये चीज़ इस घटना से आंकलन करने की कोशिश कर रहा हूँ भी, यही सिचुएशन पिताजी के सामने भी कभी ना कभी आती होगी। 2 बड़े सेवादार हैं, उनकी आपस में बहस हो गई और झगड़ा हो गया, कोई वजह से कुछ भी, कोई नाराज़गी हो गई, और उसके बाद पिताजी के सामने मसला गया कि अब पिताजी किसकी तरफ फैसला दें। पिताजी को तो दोनों प्यारे होते होंगे, दोनों पक्ष, दोनों ही संगत हैं, दोनों ही प्रेमी हैं, दोनों ही प्रेम करने वाले हैं। बेशक कोई गलत हो भी तो भी उसको पिताजी गलत नहीं कह सकते भी तू गलत है, तो अपनी गलती मान। तो ये समस्या आती होगी। अब ऐसी समस्या में क्या हो, मतलब फ्यूचर समझो, पिताजी तो दोनों को गोली दे के भेज देंगे, भाई मैं तो दोनों में से कोई नाराज नहीं करना,
लेकिन अब यही पंचायत एडम ब्लॉक में आ जाए और यही पंचायत आ जाए 45 मेंबरों में, कहीं तो आएगी नीचे। अब नीचे जहां आए वो आए मान लो राकेश जड़बा जैसे बंदे या हनीप्रीत जैसे या एडम ब्लॉक जैसे, जो भी वो जब पंचायत करने बैठे वो देखें भी इन दोनों में से किससे किसको कितना फायदा है। यहाँ क्या होता है, यहाँ माहौल बनता है और इस माहौल में एक व्यक्ति को जिता दिया जाए और एक को गलत साबित कर दिया जाए, और जिसको जिताया जाए अगर वो वास्तव में गलत हो तो यहाँ गुटबाजी पनपने लगती है। और अब अगर जो सही होते हुए भी गलत ठहराया जाए वो किससे नाराजगी मोल लेगा, उसके दिमाग में बिठाया जाता है। तो पिताजी ने फैसला किया है जी। पिताजी स्टेज से बोल रहे हैं कि भाई मेरे बराबर खड़े बंदे की लिहाज नहीं रखनी, भी मेरे बराबर बैठा हो जो बंदा खड़ा हो। पिताजी सरेआम बोलते थे कि भाई हमारे आसपास कोई भी खड़ा है उसकी लिहाज नहीं करनी है आपने, आप जो हम कह रहे हैं सीधा सुनो, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हमने किसी को बुरा नहीं कहा, हमने किसी का नुकसान नहीं चाहा। ये बात पिताजी सरेआम कहते थे। अब ऐसे में नीचे खिचड़ी क्या पनप रही है, भी जो व्यक्ति गलत साबित कर दिया गया वो नाराज किससे हो रहा है, नाराज पिताजी से हो रहा है। भी एक तो मेरी गलती नहीं है, दूसरा गलत आदमी को आपने सपोर्ट कर दिया प्रबंधकों ने, तो नाराजगी किससे, पिताजी से। इस कॉन्सेप्ट पे डेरे के अंदर बहुत सारी गुटबाजियां भी, बहुत सारे लोग नाराज भी हुए। इसका एक और एग्जाम्पल मेरे सामने आया। एग्जाम्पल क्या है, भी किसी की प्रॉपर्टी फंस गई। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। किसी की प्रॉपर्टी फंसी थी 50 लाख रुपए की, और पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी के साथ जिसके साथ भी झगड़ा होगा। अब उसने क्या देखा भी 50 लाख की प्रॉपर्टी है और मतलब एक तरह से कब्जा कर रखा था। अब जिसकी एक्चुअल में प्रॉपर्टी बनती थी वो उस कब्जे को छुड़वाना चाहता था, लेकिन जिसकी प्रॉपर्टी नहीं बनती थी उसने कब्जा कर रखा था। उसने क्या देखा भी अब मेरे को अपने पक्ष में लोग खड़े करने हैं, तो उसने क्या किया, उसने डेरे आके नाम ले लिया, तरीके से सत्संगी बन गया। उसने 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 फेंकना शुरू किया। किसको, 45 नंबरों को परमार्थ के नाम पे। करते 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 उसने 2-3 लाख रुपया कह सकते हैं अभी साल 1.5 साल में लगा दिया, और परमार्थी सेवादार बन गया। ब्लॉक में अच्छी इंपॉर्टेंस हो गई। धीरे धीरे 2-3 लाख रुपया और लगा दिया। करते करते हम एवरेज मान लो भी 10 लाख रुपया उसने लगभग 2 साल में खर्च कर दिया। और 10 लाख कोई सेवादार 2 साल में परमार्थ में खर्च करे तो बहुत बड़ा सेवादार बन जाता है ब्लॉक में, और अपने आप में उसकी एक अच्छी पकड़ भी आ जाती है। अब इस पकड़ पे वो संगत का इस्तेमाल उस व्यक्ति को दबाने के लिए कर रहा है जो जिसकी वो जमीन है, जिसकी जमीन वो कब्जाए बैठा है। अब ऐसे में वो इस चीज में कुछ हद तक कामयाब हो भी जाता है, क्योंकि 45 मेंबर है, उसके बाद सरकारी बंदे उसके साथ लड़ जाते हैं। सर 45 मेंबरों की हेल्प से वो सरकारी बंदों तक पहुंचता है, नेताओं तक भी पकड़ होती है। तो एक जो सीधा साधा आदमी है वो उसको वो दब गया। ऐसी स्टेज में अब जो वो दब गया उसे ये बात समझ में आती है भी मेरे पे जो दबाव बनाया वो इस व्यक्ति ने नहीं बनाया, वो वास्तव में डेरे ने बनाया। और वो ना चाहते हुए भी पिताजी से नाराजगी रखता है, ना चाहते हुए भी। और वो क्या बोलेगा कि भाई मेरी जमीन कब्जा ली, किसने, डेरे ने। अब 10 लाख रुपए खर्च करके उसने 50 लाख रुपए की नाजायज जमीन कब्जा ली, और कागजी काम बहुत सारे पैंतरे होते हैं वकीलों के पास भी। अब इस घटना से आप समझो कि कैसे माहौल बनता है भी, कैसे अनजान व्यक्ति किस तरह से नाराज रहने लगता है पिताजी से। एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको कई बार बताया, अभी मेरे संपर्क में एक डॉक्टर था डेरे का, डॉक्टर अशोक। इसकी अपनी टीम है, बबलू है, शोकेंद्र है, ये सब है। उसमें अक्सर एक उसके साथ एक घटना हुई। मैंने इसमें टाइटल लिखा ना भी, एक आदमी का चारों खाने चित्त कैसे होता है दिमाग। क्योंकि हम भी इतने तो चालाक नहीं थे और डेरे को इतना अंदर से तो हमने 2017 के बाद ही जाना है, भी हद तक भी हो सकते हैं ये लोग।
मैं लगातार उस व्यक्ति के संपर्क में रहता था, उस डॉक्टर के। वहाँ पे सतब्रह्मचारी था एक सुकेंद्र, उसका आना जाना था। अब वो मेरे सामने डॉक्टर अशोक ने सुकेंद्र को तेरावास का ब्रह्मचारी बना के पेश किया कि भाई ये तेरावास में सेवा करने वाला ब्रह्मचारी है या कभी था, इस रूप में पेश किया। अब लगातार बैठते डेरे को लेके, ऑब्वियसली डेरे में बैठे हैं और डेरे को लेके चर्चा चलती रहती थी, कुछ बड़ा अच्छा और सोचते थे भी कुछ कर सके। जैसे पिताजी बताया करते ना, बड़े शातिर लोग होते हैं, भी सब कुछ करते हैं और बड़े तरीके से आपके दिमाग में बात बिठा देते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं है। वहां पे चर्चा चली हमारी कि भाई पिताजी के निजी खर्चे जो हैं पर्सनल लेवल पे, मान लो पिताजी सिरसा से मान लो केरला गए। अब केरला गए तो भाई गाड़ी में गए होंगे, गाड़ी का पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, और फ्लाइट में गए होंगे तो फ्लाइट की टिकट भी लगती है। वहां जाके होटल में रुके होंगे तो एक दिन नहीं रुकते, कई बार 10-10 दिन 15-15 दिन रुकना पड़ता है। तो पिताजी की अपनी एक व्यवस्था करनी पड़ती है सेवादारों को, सबको। तो हम ऐसे लंबी डिस्कशन, मतलब ये मैं आपको तो 1 मिनट में बोल दूंगा, लेकिन ये सारा प्रोसेस महीनों का है। मतलब ये एक दिन में होने वाली डिस्कशन नहीं है, ये महीनों में डिस्कशन हुई है। तो करते करते मेरे दिमाग में एक इमेज बैठी, पिताजी को काम करना है तो करीब करीब 100 से 200 आदमी तो उनको अपने इर्द गिर्द चाहिए, अपनी खुद की व्यवस्था मतलब रखने के लिए भी 100-200 आदमी लगभग चाहिए होता है। कोई सिक्योरिटी में देखेगा, कोई टिकटें बुक करेगा, कोई सिक्रेसी भी रखनी होती है, कोई पुलिस से कॉन्टैक्ट रखेगा, कोई सेवादारों को किसको लेकर जाना है, किसको नहीं लेना, किसको मिलवाना है, कोई आगे क्या सत्संग होने हैं, आगे जहां नाम देना है वहां पे उनको संपर्क करेगा। मतलब कुल मिला के 100 से 200 लोग एवरेज मान के चलो भी इतने लोग चाहिए। और फिर शिफ्टें बदलती रहती हैं, फिर उन लोगों को अभी खर्चा होता है जो सेवादार होते हैं, सब कुछ। तो ये सारा एक कैलकुलेशन में मैं ये कैलकुलेट करने लगा भी ऑन एन एवरेज भी पिताजी का मतलब खर्चा अगर एक टूर पे 1 करोड़ रुपए भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, भी पिताजी के पर्सनल लेवल पे भी आ सकता है। धीरे धीरे मेरे दिमाग में एक इमेज बैठने लगी भी पिताजी का पर्सनल खर्चा कितना होता है इस सब में, और कितना खर्चा डेरा उठाता है, कितना पिताजी पर्सनली उठाते होंगे। और जैसे तेरावास में पिताजी ने बोला बिजली का बिल हम अपना खुद भरेंगे, तो बिजली का बिल, इतनी लाइटें लगी हैं, भी सब कुछ कैलकुलेट करें। तो मेरे दिमाग में एक इमेज बैठ गई। अब दूसरी इमेज बैठने लगी कि उसने बोला भी ये सुकेंद्र ब्रह्मचारी अंदर रहता है, पिताजी को तो मैनेजमेंट पैसा ही नहीं देती, पैसे पैसे के लिए तरसा देती है, खर्चा पूरा नहीं करती, फिर पिताजी को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, वैसे करना पड़ता है। अब क्योंकि मैनेजमेंट को लेके हमारे दिमाग में इमेज शुरू से ही, मतलब शुरू का मतलब 2012-13 से ही बेकार रही है, तो ऐसे में हम ये बात मान भी सकते थे भी हाँ भी ऐसा होता होगा। तो अल्टीमेटली मेरे दिमाग में एक पिक्चर बैठ गई, 1 साल के अंदर अगर पिताजी के सारे टूरों का हम खर्चा जोड़ दें तो करीब करीब 50 से 100 करोड़ खर्चा आ ही जाएगा। मतलब अगर हम पिताजी का पर्सनल खर्चा जोड़ दें, ये मतलब मेरा अपना कैलकुलेशन है, हो सकता है बहुत कम आता हो, लेकिन जो हम उस डिस्कशन में निष्कर्ष निकालते हैं तो यहाँ मेरे दिमाग में बैठ गया भी हाँ भी इतना खर्चा तो होता होगा। अब इतना खर्चा पिताजी के पास आएगा कहाँ से? 100 करोड़ की कमाई पिताजी की, इतनी जमीनों से इतनी कमाई तो होती नहीं। और ये कमाई कैसे होती होगी? इसका मतलब पिताजी और रास्ते भी हैं पिताजी के पैसे कमाने के। करते करते अगली जो पिक्चर मेरे दिमाग में बिठाई गई वो ये थी कि एवरेज भी पिताजी के पास अपना कुछ पैसा रिजर्व भी होता होगा। मान लो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, पिताजी को ऐसे लोगों की जरूरत भी होती होगी जो कहीं शेयर मार्केट में या कहीं और इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं करते होंगे। तो मतलब मेरे सामने एक ऐसा ग्रुप भी आ गया भी जो पिताजी के पैसे को इन्वेस्ट करके पिताजी को पैसा कमा के देता है। इस तरह का एक पिक्चर भी मेरे सामने क्रिएट कर दी गई। तो मैंने को यकीन हो गया भी हाँ भी होता होगा। अल्टीमेटली 6 महीने से लेके 8 महीने के अंदर कह सकते हैं मेरे दिमाग में एक पिक्चर बन गई भी पिताजी के पास रिजर्व, मतलब अपना पैसा रिजर्व भी 100 से 200 करोड़ होना चाहिए। इतना तो बैकअप पे होना चाहिए तभी पिताजी का काम चलेगा, वरना मैनेजमेंट का क्या पता कब सड़क पे खड़ा कर दे। तो इतना होना चाहिए। इसके बाद करते करते जब ये मैं निष्कर्ष पे पहुंच गया तो
फिर पिताजी कहते ना सारा कुछ आपके दिमाग से ही खेल रहे हैं, आपके दिमाग में ही चल रहा है और आपको ही वहीं लाके खड़ा कर दिया। और अल्टीमेटली उन्होंने मेरे दिमाग में एक इमेज बिठा दी कि भी पिताजी का अपना जो रिजर्व है बैकअप के लिए वो 200 से 300 करोड़ रुपया है और ये पिताजी किसी और को देते नहीं है, अपने कंट्रोल में रखते हैं। जब ये बात उन्होंने बोली तो मेरे अंदर कह लो भी 90 पैसे तो इमेज बनी चुकी थी। तो मुझे लगा भी हाँ जायज है। अब 25 अगस्त 2017 की घटना हो जाए और उसके बाद अचानक से कोई व्यक्ति मेरे को बोले कि पिताजी के पास तो भाई 200 से 300 करोड़ रुपया है, तो मैं ये कहूंगा भी कौन सी बड़ी बात है, ये तो होना भी चाहिए। अब जिस बंदे को ताजा ताजा पता लगे ये चीज, पहले बैकग्राउंड ना बनी हो, वो तो आएगा शौक में, यार भाई संत होके बंदा 200-300 करोड़ रुपए लिए बैठे, इतने पैसे क्यों जोड़ रहे। और मेरे जैसा बंदा जो इस पटे पे चढ़ता गया, उसके दिमाग में बैठ गया यार कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिसको नया पता चला उसने जब मेरे से पूछा तो मेरे को क्या समझेगा भी ये बंदा अंधभक्त है, इसको नहीं पता अभी 200-300 करोड़ कोई रकम ही नहीं होती। अब मैं कहाँ सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में इमेज बैठ रही है भी हाँ सब कुछ ठीक तो है यार, लोगों का क्या बोलते रहने दो, पर क्या ग्राउंड पे वाकई में 200-300 करोड़ है, या ये भी मेरे दिमाग में बिठाया गया है। तो ये जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो आप आज की डेट में जो डेरे के अंदरूनी बंदे हैं, बाहरी छोड़ दो, जो संगत में है उनको अलग है, जो डेरे के मान लो मेन प्रबंधकों में, सेवा समिति में या नजदीक के जो सेवादार रहे, जो पर्सनल, जो खास तौर पे सिरसा में जो रहने वाले लोग हैं, क्योंकि ये लोग, क्योंकि हमारे यहाँ डिस्कशन का टॉपिक ही डेरा है और कोई है ही नहीं, गॉसिप के लिए हमने कौन सा यहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस की बातें करनी है, हमारे लिए तो हर बात डेरे की होती है। हमारे यहाँ के लोगों के दिमाग में इस तरह की पिक्चर हर परिस्थिति को लेके बैठी है, जैसे जी जेल के अंदर सुविधा देनी है तो भाई इतना पैसा तो लगेगा ही, जजों को सेट करना है, अफसरों को सेट करना है तो इतना पैसा तो लगेगा ही। मतलब उनको ओवर समय के साथ साथ ये समझाई गई है या उनके दिमाग में ये बिठा दी गई है, रिश्वत के बिना काम नहीं हो सकता, पैसा जरूरत से ज़्यादा चाहिए तभी काम होगा। जो नेता है वो पैसे के इशारों पे कैसे नाचते हैं, वोटों के इशारों पे कैसे नाचते हैं। मतलब हमारे दिमाग में सरकारी सिस्टम को और एक भ्रष्टाचार के पैटर्न को बिठाया गया है, और ये पैटर्न डेरे की जरूरत है ये भी बिठाया गया है। मैं आपको सीधी भाषा में, कल परसों मेरे से कोई मिलने आया तो बात चल पड़ी 45-85 मेंबरों को लेके कि 45 मेंबर ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। मैंने उनको एक सीधा सा एग्जांपल दिया, मैंने कहा जी ऐसा है, सिरसा है शहर, इस शहर में कोई सबसे बड़ा मंदिर हो और उस मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी हो, या कोई मठ हो, उस मठ का सबसे बड़ा पुजारी हो, अगर वो पुजारी हरिद्वार में जाए, हरिद्वार जो हिंदुओं का तीर्थ माना जाता है, या केदारनाथ जाए या कोई 4 धाम पे जाए, तो क्या उसकी वहां कोई वैल्यू है? क्योंकि वहां उससे बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं। मैं जिस तरह से सिरसा के बड़े मंदिर की पुजारी की हरिद्वार या 4 धाम में कोई वैल्यू नहीं है, इस तरह हम जिस इलाके में रहते हैं यहाँ पे भी 45 मेंबर, सेवा समिति या बड़े सेवादारों की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ गधे घोड़े सब एक बराबर है हमारे लिए। इसलिए हमने कभी 45 मेंबर को, मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी उस निगाह से 45 मेंबर को देखा ही नहीं भी ये बहुत बड़ा सेवादार है या बहुत बड़ा तुर्रम खान है। हमने कभी सीरियसली लिया ही नहीं उनको। तो जिन मीटिंगों में वो जा सकते थे उन मीटिंगों में हमारे को भी जाना अलाउड था, जिन पार्टियों में वो जाते थे वहां हम भी अलाउड थे, जहां वो नहीं भी अलाउड थे हम वहां भी अलाउड थे। तो ऐसे में हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था इनके होने ना होने से। दूसरा क्या था, एक पढ़े डेरे के स्कूल में थे, तो यहाँ हमारे शुरू से ही पिताजी ने स्वभाव इस तरह का बना दिया, अभी कोई भी मसला हो सीधा पिताजी से बात करो, बिचौलिया रखना ही नहीं है। और इसलिए डेरे के प्रबंधक का भी कोई मसला खड़ा हो जाए, जैसे मान लो मेरे साथ डॉक्टर नैन के साथ मैं काम करता था, डॉक्टर नैन भी जब मेरे को कोई बात बोल देता, अभी पिताजी ने कहा ये करना है, तो मैं अड़ जाता था। मैंने कहा अभी आपके कहने से थोड़ा ही मान लेंगे, हमारी सीधी बात कराओ। हम पिताजी हमारे को कहना हो हम सीधा कहेंगे, आपके कहने से कैसे मान ले, पिताजी ने हमारे लिए ये वचन किए। तो हम तो प्रबंधकों के सामने भी अड़ते थे, इसलिए हमें कभी ये चीज़ समझ नहीं आती। लेकिन हाँ, जब मैंने बात की तो मुझे समझ में आता है भी जो आम ब्लॉकों की संगत है उनके लिए 45 मेंबर वैल्यू रखता है, 45 मेंबर की वैल्यू थी।
और वो बड़ा सेवादार समझते थे। फिर डेरे के ब्रह्मचारियों को, सेवा समिति वालों को उससे भी बड़ा सेवादार समझते थे। तो सबकी अपनी अपनी एक चापलूसी का ट्रैक था, सबने किसी ना किसी को खसम बनाया हुआ था, इसलिए ये प्रॉब्लम आती भी थी। और जो लोग अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, किसी न किसी के पीछे लगे हुए हैं, तो डायरेक्ट वाला काम बहुत कम लोगों का था। ये जिनको मतलब आदमी से मतलब नहीं था, किसी बीच वाले से, सिर्फ पिता ही से मतलब था, वो बहुत कम लोग हैं। तो ये पैटर्न अगर आपको लगे भी अचानक से, यार भी कई लोग बहुत बार पूछते हैं यार ये क्यों नहीं समझते भी ये बकवास चल रही है, क्या है ये, पापा की रसोई चला दी, पिन्नियाँ बांट रहे हैं, ड्राई फ्रूट बांट रहे हैं, भी इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, काजू कतली, मतलब जो नॉर्मल पिताजी जहाँ एक एक रुपया बचाते थे, वहाँ ये एक की जगह 10 रुपया खर्च रहे। भी ये क्या प्रोसेस है, सारा कुछ कहाँ से आ रहा है ये पैसा, और क्यों ये किया जा रहा है इतना लग्जरी भी, क्या खाने पीने पे गिराया जा रहा है संगत को। मतलब आपको लगे भी यार क्यों इनका दिमाग काम नहीं करता, इसलिए क्योंकि इनका दिमाग किसी ना किसी व्यक्ति के जरिए चलता है। मतलब इनके दिमाग में बिठाया गया है समय के साथ साथ भी, हमारे को गुंडे पालने भी ज़रूरी है, हमारे को बदमाश पालने भी ज़रूरी है, हमारे को जी 2 नंबर में काम करना भी ज़रूरी है। एक और एग्जांपल देता हूँ, और ये मतलब इनको क्या लगता है भी इन जैसा सियाना बंदा कोई है ही नहीं। एक किस्सा और सुनाता हूँ, मेरे को याद आया डॉक्टर अशोक का, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ ज़्यादा बैठता था, उनकी टीम थी। तो इनको किसी ने सिखा दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो जब किसी बंदे से खुफिया बात करता है ना, तो उसके पास ना 100-200 सिम होते हैं, और हर बंदे के लिए अलग सिम होता है उसका। मान लो उसके खास बंदों के लिए उसका एक अलग सिम होता है। मान लो मैं कहूँ भी प्रधानमंत्री ने मुझसे बात करनी है, तो मेरे लिए प्रधानमंत्री के पास एक अलग से सिम होगा। जब मुझसे बात करनी होगी तो सिर्फ उसी सिम से होगी, जब मैंने कोई मैसेज देना तो उसी सिम पे देना है। ये मतलब इनके दिमाग में कहानी बैठी हुई थी भी, ये एक भैया टॉप सीक्रेट पैटर्न है बातचीत करने का बड़े लोगों का। इन्होंने क्या किया, वही पैटर्न खुद अपना रखा है। इन्होंने भी क्या है, इनके पास आप देखोगे ना, ये जैसे डिब्बी है, मान लो कुछ इतने साइज की डिब्बी होगी, इससे आधे साइज की लगा लो, इतने की डिब्बी है, इतनी डिब्बी रखते हैं जिसमें 150-100 सिम आराम से आ जाते हैं। हर सिम के ऊपर इन्होंने क्या है, चिट लगा रखी है भी ये किससे बात करने के लिए है। तो जो इनके ऐसे 2 नंबर के काम है सारे। अभी क्या करते हैं, अभी अलग अलग 5-7 फोन रखे हुए हैं, आप देखना प्रबंधकों के पास, कोई बटन वाला, कोई टच वाला, कोई सबसे महंगा, ऐसे ऐसे। एक तो नंबर इनका कॉमन होता है, बाकी 2-3 नंबर इनके जो फोन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अब ये सिम है, ये कौन सा इन्होंने अपनी आईडी पे लिए होते हैं, ये भी संगत की जो आपसे कभी आधार कार्ड मांग लिया, कभी वोटर कार्ड मांग लिया, ये सब इन्हीं आईडियों से सिम आते हैं और कहीं से नहीं आते। तो भी आपसे आप ही की आईडियों पे सिम खरीदे गए होते हैं। अब सिम इस्तेमाल किया जी, तो ये उस तरह से सस्पेंस बनाते हैं अपनी लाइफ का, और फिर ये दिखाते हैं देखो डेरे के अंदर में कितनी सीक्रेसी मतलब इस्तेमाल में लानी होती है। तीसरा क्या, मान लो इनको पुराने डेरे से नए डेरे तक आना है। अभी ऐसा माहौल बनाते हैं भी जैसे पता नहीं सारे देश की दुनिया की एजेंसियां इन्हीं के पीछे लगी हैं, या सारे दुनिया के गैंगस्टर अपराधी इन्हीं के पीछे लगे हैं, और कैसे ये सबको चकमा देने में भी कामयाब हो जाते हैं। मतलब ये सारी कहानियां हैं, क्योंकि किसी ने देखे तो है नहीं, लेकिन माहौल ऐसा बना के रखते हैं, पता नहीं डेरा के पीछे कितनी बड़ी ताकतें इसको नष्ट करने में लगी है, और अगर हम ना हो तो ये तो 1 मिनट में नष्ट हो जाए। और सामने वाला बंदा जिसको ABCD नहीं पता पुलिस की, क्योंकि क्या एक ये छांटते भी ऐसे ही लोग हैं। उदाहरण के तौर पे ये मल्टी लेवल मार्केटिंग वालों को देखना आप, जो मेंबर बनाते हैं आगे से आगे, MLM वाले, ये क्या करते हैं जी, कहीं एक ऐसी स्कीमें बीच में आई जी, 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करो, आपका पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना। फिर उस 5 लाख में से 1-2 लाख ये आप ही के ऊपर खर्च कर देते हैं। ऐसे एक व्यक्ति मेरे पास भी आया, बोला जी 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, पैसा डबल हो जाएगा 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। मैंने कहा मैंने भी किया इन्वेस्ट, और मेरे 3 इंटरव्यू हुए, और उसके बाद मुझे दुबई एक मीटिंग के लिए भेजा गया, मलेशिया भेजा गया। पहले तो मेरे को समझ में नहीं आती थी, क्योंकि इतनी बिजनेस की नॉलेज मेरे को भी नहीं थी। धीरे धीरे हमने जैसे जानकार है लोगों से पूछा, और जिनको भी की नॉलेज है, उन्होंने मेरे को स्कीम बताई। बोला जी असल में ये 3 इंटरव्यू इसलिए होते हैं भी ये छांटने के लिए भी बंदा बेवकूफ़ कितना है, क्या इसको अकल है भी कि नहीं कानून की। जिसको नहीं होती, इन्हीं के 5 लाख में से 1-2 लाख रुपए इन पे खर्च कर दिया जाता है,
और आखिर में 1 साल तक लटकाते रहते हैं और 1 साल बाद जितना पैसा इकट्ठा होता है लेके भाग जाते हैं, या जब भी भागना होता है। तो ये पैटर्न आम है। तो यही पैटर्न ये अपनाते हैं एडम ब्लॉक या जो भी मेन बंदे हैं इनके, कि भाई ये छांटते हुए संगत में बेवकूफ़ कितना है। अब 2012-13 में मैं भी बेवकूफ़ों की कैटेगरी में ही था, सही बताऊँ। मुझे भी लगता था बड़ी यार थ्रिलिंग स्टोरी है, फिल्मी स्टोरी की तरह आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, इंटेलिजेंस की कहानियाँ, खुफिया विभाग की कहानियाँ, खुफिया ऑपरेशंस, फिल्में भी तो देखते ही हैं वैसी, तो ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। असल ज़िंदगी में हमने आप देखे, असल ज़िंदगी में आप यकीन मानिए मेरा वास्ता, आप जिस भी अफसर की कल्पना करेंगे ना भी इस लेवल पे अफसर ये खुफिया काम करे, मेरा वास्ता लगभग सबसे पड़ गया। मैंने लगभग हर बड़े से बड़े अफसर से बात भी की है, मिला भी हूँ, खुफिया कह लो, सामने कह लो, जो जिस तरह का भी समझ लो, जो भी आपने फिल्मों में जिस तरह से देखे होते हैं, तो लगभग हर तरह के अफसर से मेरी मुलाकात हुई है, और ज़मीनी हकीकत पे, और कैसे ये काम करते हैं, कैसे असल लाइफ इनकी कैसी होती है। ये लोग वाकई में इतने डर खूंखार होते हैं, इतने तेज तरार होते हैं। सब एक तरह से एक स्टेज पे इंसान है, सबके अंदर भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, सबका अपना अपना एक दायरा है, उस दायरे से बाहर कोई नहीं जाता। ऐसा कोई नहीं होता कि एक आदमी के भरोसे पूरा देश टिका हुआ है और अगर वो बिगड़ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा भी सिस्टम होता है जो प्रधानमंत्री की भी निगरानी करता है, ऐसा भी सिस्टम होता है जो राष्ट्रपति की भी निगरानी करता है। भी कल को यही लोग देश की जनता को बेच ना खाएं भी किसी दूसरे देश को, तो ऐसा भी सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है भी किसी भी एक व्यक्ति के भरोसे सब कुछ टिका हुआ है। लेकिन जो माहौल आप एडम ब्लॉक में सुनेंगे ना इनकी कहानियां, मतलब मैं शुरू में सुनता, मैं बड़ा इम्प्रेस होता भी यार, मैं तो पता नहीं कितने महान लोगों के बीच में आ गया, इतने दलेर लोग हैं, पिताजी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो लेकिन अब जब ज़मीनी हकीकत पे देखते हैं तो यकीन मानो, इनको 4 बंदों के बीच में खड़ा करके इनसे नाम पूछ लो, इनका पेशाब निकल जाएगा वहां पे, इतना कॉन्फिडेंस है इनमें। बस बंद कमरे में कुछ भी करे, ये आपको बुलाएंगे बंद कमरों में मीटिंगें लेंगे, इनको बोलो भी ओपन फोरम में आ जाओ। ये पंचायत के बीच में बैठ के बात करने की हैसियत नहीं रखते, वहां इनको बड़े बड़े वकील चाहिए होते हैं। कोर्ट में तो बड़ी चीज होगी, पंचायत में भी बैठ नहीं सकते 4। और अगर आप यकीन नहीं मानो तो आप देखो भी कोई समझदार आदमी, बुद्धिजीवी आज इनके साथ है, आपको सब ब्लॉक में जितने बंदे डरपोक हैं, लाइलग हैं, लोफर हैं, वो सब इनके पीछे मिलेंगे। आपको एक भी सूझवान व्यक्ति, सामाजिक तौर पे जो परिपक्व मैच्योर होता है, ऐसा कोई बंदा इनके पीछे नहीं आपको मिलेगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप, मैंने बहुत बारीकी से समझा हुआ है, लेकिन क्योंकि जब संगत के लोग मिलते हैं, डिस्कशंस होती हैं, फिर समझ में आता है भी इस संगत में ये वाली इंफॉर्मेशन की देने की ज़रूरत है। तो अभी थोड़े दिन पहले ऐसे डिस्कशन हुई, तो मैं जब वो मेरे को, क्योंकि वो ब्लॉक गांव के लेवल के बंदे थे संगत के, मैं उनको अंदाजा ही नहीं था भी सब कुछ है उनके लिए, तो फिर कोई कहानियाँ थी। लेकिन अब मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने कहानियाँ ब्लॉकों में गाँव में देखी ही नहीं है, तो हमें उतना आइडिया नहीं है, इसलिए हम आपको ये कहानी मैं आज बता रहा हूँ भी आपको लगे भी अंधभक्ति कैसी है, क्यों है, और क्यों इन्हें समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि इनके दिमाग में एक पिक्चर है। आज ही किसी का फोन आया, एक उसने मेरे को एक लड़के के बारे में बताया कि जी एक लड़का है जी, बड़ा ऐसे इनका सिस्टम करता है, बहुत अच्छा सेवादार था, वैसे वैसे। तो भी अब वो लड़के को मैं भी जानता हूँ। असल में 25 अगस्त के बाद 2 लड़के थे वो। 25 अगस्त के बाद वो लड़के क्या करते, सेवा के नाम पे गाड़ियों में सामान भरते, कभी किसी ब्लॉक में कोई सामान छोड़ के आ रहा है, कभी किसी ब्लॉक में कोई, और बहुत सेवा करने वाले लड़के थे। लेकिन मुझे जानकारी मिली किसी से भी ये इस तरह ये काम कर रहे, तो मेरे को पर्सनली जानते थे, मैं दोनों को फ़ोन करके अपने घर पे बुलाया। मैं कहा भी तुम मेरे जूनियर हो, मेरे से छोटे हो, और मुझे लगता है भी अभी तुम्हें जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो तुम जो तुम कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कितना गलत है। तो मैंने ये सब चीज़ें उनको बताई कि भाई तुम जिसे सेवा समझ रहे हो वो सेवा नहीं है। तुमसे पहले बहुत सारे लोग ये करते रहे हैं और वो जेलों में भी गए हैं, केस भी भुगते हैं, उन्होंने परेशान भी हुए हैं, फिर वो डेरे से दूर भी हुए। तो यही काम अब तुम कर रहे हो, जिसे तुम सेवा समझ रहे हो, ये सेवा नहीं है, ये अपराध है। ये अपराध की दुनिया है जिसे तुम्हारे दिमाग में सेवा बना के परोस दिया गया है। जो चोरी छुपे तुम पैसा, कागजात, ये सब कुछ पहुंचा रहे हो, ये डेरे, अगर डेरा झूठ के भरोसे काम कर रहा है, अगर डेरा कहीं झूठा है, तभी उसको ये सब, डेरे की मैनेजमेंट कहीं झूठी है, तभी उसको ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तुम गलत कर रहे हो। मुझे लगा भी अच्छे सेवादार हैं, भी समझाना चाहिए।
लेकिन कुछ दिन तो उन पे असर रहा, उसके बाद धीरे धीरे वो फिर एडम ब्लॉक के इशारों पे नाचने लगे। एक स्टेज ऐसी आई वो उस सिस्टम का हिस्सा बन गए कि जो 45 नंबर सारे जगह जगह से पैसा लूट के संगत से लाते थे, उसका हिसाब किताब रखने में ही उनकी ड्यूटी लगा दी गई अल्टीमेटली। और आज वो बड़े लेवल के चापलूस हैं। आज मुझे किसी ने बताया भी ये जब पहले सेवा करते थे तब इनका पैसे का झोल कैसे चलता था। फिर मैं हमेशा सोचता भी नहीं भी यार, एक अच्छे सेवा करने वाले व्यक्ति हैं तो मालिक किसी ना किसी रूप में लाइन पे ले ही आता है सेवादार को, मतलब भटकने नहीं देता। तो मुझे बड़ा अफसोस था भी यार, इनको मैंने हमेशा सेवा करते देखा भी, ये भटक कैसे गए भी, इनको भी मालिक ने चिताया क्यों नहीं। लेकिन धीरे धीरे आज जब मुझे किसी ने बताया भी कैसे ये पहले सिस्टम पैसे का घूमता था इनके जरिए, तो मुझे लगा भी नहीं, ये तो पहले से ही गुमराह थे, पहले से ही गलत थे, मेरा ही सोचना गलत था। तो ओवरऑल जब आप कोई भी खास तौर पे सिरसा में आने वाले या बड़े सेवादार को जब आप परखते हैं, उसके दिमाग को इस रूप में परखो कि क्या इसके दिमाग में इस तरह की इमेज बैठी हुई है कि बिना रिश्वत के काम नहीं हो सकता, बिना नेतागिरी में चापलूसी करे काम नहीं हो सकता। मतलब इन सारे चीजों में रूहानियत कहाँ है? क्या उनकी उसकी कोई जगह भी है रूहानियत की कहीं पे? अगर आप देखें तो कहाँ जगह है रूहानियत, इसमें कौन सी रूहानियत है? उसके बाद कई लोग बोलते जी हमें तो समझ नहीं आती, हम तो सीधे साधे भोले भाले। भाई हमने कहा समझने की जरूरत क्या है? अगर ये सारे दाव पेच समझने वाला व्यक्ति बड़ा भक्त हो सके तो फिर भक्ति का पैमाना तो है भी आप सुप्रीम कोर्ट के वकील बनो। फिर तो आपके लिए भक्ति का पैमाना ये हो गया, जो बंदा सुप्रीम कोर्ट का बढ़िया वकील बन जाए वो बड़ा भक्त बन सकता है। फिर तो ये हो गया, भक्ति का पैमाना वकालत से थोड़ा ही है। अभी आपको अपराध की दुनिया समझ आ जाए इसका मतलब ये थोड़ा ही भी आप बड़े भक्त हो गए। बड़े भक्त तो आप भावना से हैं, सुमरण करने से हैं। तो लेकिन अभी क्या है, इन्होंने माहौल बना दिया। अभी आप जो बंदे कॉरेस्पोंडेंस के वकील बना दिए और वकीलों के 2-4 वकालतनामे का साइन हो गए। भाई साइन कौन सा असली है, वो भी फर्जी है। तो साइन करा के दुनिया में भक्त बनते फिरते हैं, देखो जी हमने कितनी कुर्बानी दी। और कुर्बानी उनके जो सलाहकार जिनके नीचे वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, अब हमने तो कोर्ट में देखा है इनको, तो हम बता रहे हैं कोर्ट में सांस नहीं निकलता इनका बाहर, ऐसे अटक जाता है जज कुछ पूछ ले तो गलती से। वैसे तो ये खुद बोलते ही नहीं है, कई बार अकेले फंस जाएं तो उस ट्रैक पे आप समझो हर चीज। जब भी आपका किसी से किसी भी रूप में वास्ता पड़े, जितने आप मैच्योर हो जाओगे ना, मतलब अपना आंकलन करना जरूरी है। आप कभी देखना टीवी में पुरानी महाभारत रामायण ये आती रहती है, नए नए एपिसोड बनते रहते हैं इसमें, उसमें क्या चीज दिखती है? उसमें यही चीज दिखती है भी, मतलब एनालिसिस होता है, आंकलन होता है भी आपने क्या सोच रहे हो, कितनी गहराई में सोच रहे हो, उसका कहाँ असर है, क्या आपका कोई असूल है या नहीं है। तो ये सब चीजें मतलब आप देखो उसमें जो वीडियोस इस तरह के आते हैं, कितनी बारीकी से उस समय लोग सोचते थे। नहीं भी सोचते होंगे, लेकिन जो फिल्माया गया है उसको सुनो कि कैसे आपको अपनी जिंदगी में भी आंकलन करना चाहिए और किस तरह आपके अपने असूल स्थिर होने चाहिए। और ये सारी चीज जब आप समझोगे तब आपको लगेगा भी हाँ भी आप फालतू की बातें सुनना कम करते जाएंगे। और असली चीज जो है, हम इस 7-8 साल में हम क्या देख रहे हैं, असली चीज जो हमें देखनी क्या है भी, जो माहौल। क्योंकि देखो पिताजी सच का एक मिशन लेके चल रहे हैं। उसके दुश्मन कौन है? उसके दुश्मन जो बुराई का काम करते हैं वो उसके दुश्मन है। ऐसे में जब हम पिताजी के साथ देने की बात करते हैं, पिताजी के मिशन में खड़ने की बात करते हैं, तो हमारे रास्ते में फूल नहीं बिछेंगे, हमारे रास्ते में भी कांटे आएंगे। धर्म की लड़ाई कभी सुना आपने भी? सच की लड़ाई मखमल की सेज पे लड़ी जाती है। सच की लड़ाई में तो लिखा जाता है भी खंडे की धार पे नाचना है। भी पंजाबी में आता है, आओ जिन्हें नचना खंडे दी धार थे, मतलब तलवार की धार पे नाचने के बराबर है। लेकिन ये तलवार की धार तब तक नहीं चुभती जब तक आप गुरु के वचन पे पूरे हो। जहां आप गुरु वचन से हट गए वहां ये तार चुभने लगेगी आपको। और ये सिंपल सा सिस्टम है। एक और चीज है, चलो आज हम शायद बहन जी को ना ले पाए, एक टॉपिक और है जो मैं आपको इसमें समझाना चाह रहा था कि जो हमारी डिस्कशंस हुई वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ भी, जो संगत में निकल के बात आती है मेरे पास वही मैं आपको बताता हूँ।
क्या है कि पिताजी के जेल जाने से फ़र्क क्या पड़ा है। कई बार लोग कहते हैं जी कोई फ़र्क नहीं पड़ा समाज में, ये वो, पंजाब में ख़ास तौर पे ज़्यादा चिल्लाते हैं लोग। असल में क्या है कि संत का फ़र्क क्या होता है। आप सोचिए, आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं, मान लो आप किसी इलाके में रह रहे हैं, वहाँ पे आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सफाई रखते हैं, बहुत ज़्यादा सफाई रखते हैं, हद से ज़्यादा। आपको आदत नहीं है उतनी सफाई रखने की जितनी लोग रखते हैं, तो आप क्या करोगे भी, फिर भी सफाई रखना कुछ कुछ मतलब नॉर्मल से ज़्यादा सफाई रखने लग जाओगे। क्यों? आपको समाज में रलना है, आपको समाज का हिस्सा बन के रहना है, तो आपको भी साफ सफाई रखनी पड़ेगी। या आपका आस पड़ोसी आपके घर तभी आएगा कि भाई आप भी उनकी तरह साफ सफाई रखेंगे। दूसरा क्या है, मान लो चंडीगढ़ जैसा शहर है, हम अपने शहर, छोटे शहरों में आमतौर पे कोई हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल नहीं चला रहा, कोई सीट बेल्ट लगा के गाड़ी नहीं चला रहा। लेकिन जब हम चंडीगढ़ जाएंगे, पता है वहाँ पे सारे लोग नियम मानते हैं, वहाँ पे नियम सख्त हैं, वहाँ पे पुलिस भी सख्त है, चालान कैमरों से कट जाते हैं। इसलिए जब हम चंडीगढ़ जाते हैं तो हम भी नियम मानते हैं, हेलमेट लगाते हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं। ऐसी गाड़ी को चंडीगढ़ नहीं लेके जाते जिसके कागज़ पूरे ना हो, ऑनलाइन चालान कट जाता है वहाँ पे। मतलब क्या, जैसा माहौल है एक रेफरेंस होता है। जिस हमारी अपनी लाइफ में हर चीज़ का एक रेफरेंस है, हम कितने अच्छे काम करते हैं ये हमारा रेफरेंस है कि हमारे आस पड़ोस वाले, हमारा जो इर्द गिर्द समाज है वो कितना अच्छा काम करता है। हमने अपनी लाइफ में किसके रेफरेंस में हम काम कर रहे हैं। डेरा क्या है, जैसे मान लो डेरे में पिताजी ने सफाई अभियान रखा, 5 लाख लोग आ गए, 4 लाख लोग आ गए, 3 लाख लोग आ गए, पूरा शहर साफ हो गया। अब ऐसे में किसी को सफाई अभियान चलाना है और उसको न्यूज़ में आना है, तो उसके लिए एक रेफरेंस है, भैया एक डेरा सच्चा सौदा है, 4 लाख लोग इकट्ठा करते हैं, भैया रापा सफाई अभियान चलाए, 4-5 हज़ार तो होने चाहिए तभी बात बनेगी, वरना तो कोई फायदा ही नहीं है। तो उसके लिए रेफरेंस क्या है, डेरा है, भी 4 लाख डेरा खड़ते। ऐसे ही खूनदान है, 2004 में पिताजी ने खूनदान का एक प्रोसेस बड़ा शुरू किया। जब डेरे ने रेफरेंस खड़ा कर दिया, अभी आप 40,000 खूनदान कर सकते हो, 45,000 कर सकते हो, 50,000 यूनिट एक दिन में कर सकते हो, लोगों ने रीस करनी शुरू कर दी, रेफरेंस बन गया। 50 नहीं किया तो 5,000 ही सही, 2,000 ही सही, 200 ही सही, रेफरेंस बनता गया। ऐसे ही पौधारोपण रेफरेंस बन गया। ऐसे ही जो जैसे बॉडी डोनेशन, अभी एक आया ना, किसी कामरेड ने, बड़ा कामरेड लीडर था, उसने भी बॉडी डोनेट की है। तो डेरा ने क्या किया, समाज में अच्छाई का एक रेफरेंस खड़ा किया पिताजी ने। हम गए, उस रेफरेंस के मुकाबले लोग, मतलब डेरे को अगर 100% गिन लें तो उसके रेफरेंस के मुकाबले कोई 90, कोई 80, कोई 70, कोई 60 काम कर रहा है। अगर हमने 100 हटा दिया, 90 वाला 100 के रिस्पेक्ट में कर रहा था, वो 70 पे आ गया, जो 80 पे था वो 60 पे आ गया। तो ये जो लेवल है ये गिरने लगा। अब 100 वाले को मोटिवेशन कहां से मिल रहा है? 100 वाला मोटिवेटेड है अपने आप से, ईश्वर से, रूहानियत की दृष्टि से। 90, 80, 70 वाला रूहानियत की दृष्टि से नहीं है। तो अगर आप कभी देखोगे ना कि डेरा, जब पिताजी के जेल जाने के बाद जब रेफरेंस खत्म हो गया, तो आप देखना खूनदान में गिरावट आई, ओवरऑल जितना खूनदान होता था, पौधारोपण में गिरावट आ गई, आमतौर पे समाज सेवा के कार्यों में गिरावट आ गई, लोगों का आपसी प्रेम कम हो गया। क्यों? क्योंकि रेफरेंस नहीं रहा। यही चीज अब यही चीज तो गिरानी थी। जब रेफरेंस खत्म हो गया तो लोगों ने नेताओं के पैर, मतलब धीरे धीरे भगवान पे भरोसा करना छोड़ के नेताओं पे भरोसा करना शुरू कर दिया। इनसिक्योरिटी तो आ ही जाती है ना। तो समाज में सोर्स खत्म हो गया अच्छाई का। जब सोर्स, जो डेरा एक रेफरेंस था, वो सोर्स खत्म हो गया। ऐसे में अब समाज किसे तलाशता है? एक नया रेफरेंस चाहिए। नया रेफरेंस ऐसा नहीं भी सिर्फ डेरे के सत्संगियों को चाहिए, वो सबको चाहिए। मान लो सिख हैं, अब सिख में आप देखो एक खालसा एड नाम की संस्था है, उनके लिए खालसा एड एक रेफरेंस है। उसके हिसाब से बाकी संस्थाएं काम कर रही हैं। खालसा एड एक रेफरेंस की तरह चलता है। लेकिन अब खालसा एड, जब तक डेरा था तो खालसा एड का रेफरेंस कोई दिखता ही नहीं था, कि डेरा का रेफरेंस इतना बड़ा था, अभी खालसा एड का रेफरेंस बहुत छोटा था। अब खालसा एड एक बड़ा रेफरेंस है, लेकिन वो बहुत सारी अच्छी डोनेशंस पे चलता है। तो ऐसे रेफरेंस बनते हैं। यही रेफरेंस अगर आप बनाओ अपने को लेके, जब आप खुद का आंकलन करते हो ना, खुद का हम आंकलन करें और
खुद को कैलकुलेट करें भी हमारे असूल कहाँ हैं, तो लोगों को सोसाइटी में अच्छे लोग रेफरेंस के तौर पे मिलते हैं, और ये रेफरेंस सबको चाहिए। कायदे से देखो, किसी के पास असूल नहीं है। उदाहरण के तौर पे मान लो लोग सवाल उठाते हैं भी पिताजी ने फिल्में क्यों बनाई, क्या संत को फिल्म बनाना शोभा देता है? संत को फिल्म नहीं बनानी चाहिए, उसको प्रचार करना चाहिए। तो अगर खासतौर पे पंजाब में सवाल ज्यादा उठे, पंजाब के लोगों को पता नहीं क्या है, उनको वहां कैसे उकसाया जाता है, तो उनसे कोई उल्टा के सवाल नहीं करता। कभी तुम कहते हो भी एक संत एक गुरु फिल्म नहीं बना सकता या फिल्म में रोल अदा नहीं कर सकता, तुम तो अपने गुरु को भी तो फिल्म में रोल अदा करवाते हो। आप कितनी फिल्में देख लो जो पंजाब में फिल्में बनती हैं, गुरुद्वारों की भूमिका, गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब जो रखा होता है, क्या वो फिल्मों का हिस्सा नहीं होते? क्या वो फिल्म में किरदार नहीं निभा रहे? अगर वो एक जीवित गुरु के तौर पे है तो फिल्म में जब उनकी वीडियो आ रही है तो वो एक जीवित गुरु क्या फिल्म का किरदार नहीं निभा रहा? जिसके सामने व्यक्ति झुक रहा है, प्रणाम कर रहा है, वो गुरु है, और वो गुरु फिल्म के अंदर एक किरदार निभा रहा है। लगभग हर पंजाबी मूवी में आपको मिलेगा गुरु किरदार निभाता। तुम कैसे कह सकते हो भी गुरु फिल्म में किरदार नहीं निभा सकता? वो जीवित होके इंसान के रूप में किरदार निभा रहा है। तुम्हारे पास भी तो, तुमने भी तो जिसे गुरु माना है वो भी तो किरदार फिल्म में निभा रहा है। क्या इसके लिए कोई बंदिश है कि भाई गुरु फिल्मों में किरदार नहीं निभा सकता, लेकिन वे गुरु ग्रंथ साहिब तो निभा रहे हैं? अगर वो जीवित गुरु हैं तो फिर इसका मतलब वो अलग बात है। तुम क्या उनकी मर्जी है, गुरु ग्रंथ साहिब की अपनी मर्जी है कि उनको फिल्म में किरदार निभाना है नहीं निभाना है? क्या कहीं से ये रेफरेंस है? गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं लिखा है भी कल को गुरु की भूमिका फिल्मों में किरदार निभाने की हो सकती है? जब तुम अपने गुरु से किरदार निभवा सकते हो, हमारे तो अपनी मर्जी से निभा रहे हैं, हम कौन सा अपने गुरु से कह रहे हैं? तो ये सारी चीज आपको समझोगे ना जब समाज में उतरोगे। लोगों को क्या है, लोगों को अपने हिसाब से ढालना है। जब आप अपना आकलन करोगे, अपने आप को हर रोज एनालिसिस करोगे, तो आपके अपनी एक पिक्चर अपने दिमाग में बनेगी कि मुझे इस दिशा में चलना है। और आपका जब अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, अपना एक मॉरल एक पिक्चर होगी आपके दिमाग में अपनी, दुनिया अपने आप आपको एक रेफरेंस बना लेगी। आपको कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया अपने आप आपको एक रेफरेंस बना लेगी भी यार हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द ये व्यक्ति सही है, ये बहुत गहराई से सोचता है, ये बहुत बारीकी से समझता है चीजों को। तो जब उनके पास कोई मसला बिगड़ेगा वो आपसे राय लेने आएंगे। तो किसी के पीछे नहीं लगना, किसी को मतलब ये नहीं किसी को बड़ा समझने लगो। अभी क्या कहीं मेरे से बात होती है कहीं होगी, मुझे पता क्या बोलते हैं, भाई जी आप तो बड़ी सेवा कर रहे हो, आपके ऊपर तो मालिक की बड़ी कृपा है, आपसे तो भी आप तो बड़ा कुर्बानी दे रहे हो। मैंने कहा जी ऐसा है भी आपका नजरिया अलग है, मेरा नजरिया अलग है। आपने इतिहास सुना है भी ऐसे लोग भी हुए इस दुनिया में जिनका युद्ध में सिर काट दिया गया और फिर उन्होंने एक हाथ से अपना सिर उठा लिया और फिर लड़ने लगे। तो टेक्निकली क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना पॉसिबल है। 6 और 9 साल के बच्चे जो गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे माने जाते हैं, 6 और 9 साल के बच्चे किसी हाई कोर्ट में या कोर्ट में खड़े हों और वो दलीलें दे और जज डरने लगे या राजा डरने लगे, क्या 6 और 9 साल के बच्चों की दलील पर राजा डर जाएगा? नहीं ना डरेगा। 40 लोग हों लड़ने के लिए खड़े हों और सामने 10 लाख सैनिक खड़ा हो, 40 भक्त है वो सैनिक नहीं है, 10 लाख लोग सैनिक खड़े हैं, और फिर भी वो उनसे लड़ जाए और अपने गुरु को बचाने में कामयाब हो जाएं, उस लड़ाई को जीतने में, क्या ये संभव है? असल में क्या है, जो सच की लड़ाई है ना, अध्यात्म की लड़ाई या जो भी ये रूहानियत का तौर तरीका है, इस लड़ाई में जो दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, बाबा दीप सिंह ने कटे सिर के साथ लड़ाई लड़ी। हमें क्या दिख रहा है, छोटे साहिबजादों ने एक राजा को डरा दिया। और हमें क्या दिखता है कि 40 लोगों ने 10 लाख की सेना पे वो भारी पड़ गए। असल में लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी अगर उनके लेवल पे आप आंकलन करोगे, वो एक आम भक्त थे, आम सेवादार थे, आम गुरु के शिष्य थे, गुरु के आशिक थे, गुरु प्रेम की चाह में जीने वाले लोग थे। उनके अस्तित्व को महान किसने बनाया? गुरु ने खुद बनाया। महिमा गुरु की जिसने 40 लोगों को 10 लाख लोगों से लड़वा दिया, महिमा गुरु की जिसके बच्चे 6 और 9 साल की उम्र में
राजा को डराने में कामयाब हो गई। महिमा गुरु की जिसके शिष्य ने सिर कटने के बाद भी लड़ाई लड़के जीत ली। शिष्य कभी वैसा नहीं होता। मेरी निगाह में मुझे पता है मैं दिन में कितनी गलतियां कर रहा हूं, कितनी बेवकूफियां कर रहा हूं, कितना नुकसान कर रहा हूं, कितना गलत कर रहा हूं, कितना सही कर रहा हूं। आपको जो दिख रहा है वो आपका नजरिया अलग है, वो मैं नहीं कर रहा या मेरे जरिए नहीं दिख रहा। आपको जो चीज दिख रही है गुरु किस रूप में दिखा रहा है ये आपको पता है। अब आप उसमें मेरी बढ़ाई करने लगो, कोई फायदा नहीं है। ये वही काम कर रहे हो जो हमने एडम ब्लॉक के साथ किया, और आज वही चीज है, क्योंकि इतिहास गवाह है भी। मालिक सतगुरु की का जो कहर है ना, आपको दुख तकलीफ दे दी, कहर झेल जाओगे। जिस दिन रहमत दे दी ना जरूरत से ज्यादा, वो नहीं संभलेगी। क्यों? फूल के फट जाएगा आदमी। तो पिताजी स्टेज से क्या बोलते थे भी, आप ही पंप दे 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 के इन सेवादारों को हवा में उठा देते हो, फिर ये सेवादार बिगड़ जाते हैं, फिर आप बोलते हो भी ये बिगड़ कैसे गए। अब शुरू में जब हमने आपके सामने बात रखी मैंने भी कैसे एक दो लोगों ने बिजनेस प्रपोजल में आपस में बात की और उनका बिजनेस प्रपोजल कामयाब नहीं हुआ और उनके आपस में बीच में मतभेद पैदा हो गए, और इसमें मैं धर्म संकट में फंस गया। मैं धर्म संकट में फंस गया। ऐसे में एक व्यक्ति अलग हो जाए, एंटी हो जाए, डेरे के खिलाफ हो जाए, और एक को आप बड़ा भक्त बना लें, तो गलती किसकी? कल को जो बड़ा भक्त बन जाए, आप ये कहो ये तो फ्रॉड था, अभी पिताजी ने निकाला क्यों नहीं टीम से बाहर? पिताजी ने क्यों नहीं निकाला? मतलब कल को अगर कहे कि भाई फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के दो लोगों का आपसी मतभेद हो गया और मुझे दोनों चाहिए थे और दोनों में से कोई एक गलत था, या थोड़ा गलत था, या ज्यादा गलत था, या कह लो भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई, तो जिसमें एक गलत साबित हो गया, तो ऐसे में कल को मान लो ज्यादा गलत साबित हो जाए कोई, या ज्यादा गलत कुछ कर दे, और आप कहो भी मोहित ने अपनी टीम से बंदा बाहर क्यों नहीं निकाला? मैं क्यों निकालूं? मेरे लिए थोड़ा ही काम कर रहे हैं। वो अपने गुरु के प्रेम में सहयोग दे रहे हैं एक दूसरे का कि हम अपने गुरु तक पहुंच पाए। मैं कौन होता हूं उसे निकालने वाला? यही चीज आप डेरे में भी आजमा के देखो ना। सेवादारों का आपसी मतभेद है, एक सेवादार गलत है और प्रबंधकों ने गलत व्यक्ति को चढ़ा लिया। अब आपको भी पिताजी ने प्रबंधक ये गलत आदमी निकाला क्यों नहीं? पिताजी मतलब ये लोग गलत है अपने लिए, अपने काम धंधों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों का। पिताजी कहां से बोल रहे हैं? पिताजी बोल रहे हैं स्टेज से कि भाई मेरे साथ खड़े बंदे की लिहाज नहीं करनी। कर कौन रहा है? अब पिताजी आपको एक एक का नाम लेके थोड़ा ही बोलेंगे ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, पर्दा तो नहीं उठाएंगे। अब मैं आपको ये थोड़े बता रहा हूँ जिन लोगों में जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट में मान लो कोई लोग हों आपस में लड़ पड़े, तो मैं आपको नाम लेके थोड़े बताऊंगा भी ऐसे लड़ रहे हैं। मैं आपको जनरलाइज्ड बात कहूंगा भी आप ऐसा ना करो, ये हमारा मिशन अलग है, आपसी लेन देन लोगों का अलग है। अब मैं आपको ये थोड़ी कहूंगा भी इस व्यक्ति इसके साथ ना पढ़ो, इसका ना पढ़ो। मैं क्यों कहूँ? हर व्यक्ति अपने गुरु प्रेम में अपनी लड़ाई लड़ रहा है। मैं कौन होता हूँ ये साबित करने वाला भी इस व्यक्ति की भावना साफ सुथरी है, इस व्यक्ति की भावना साफ सुथरी नहीं है? मेरे पास तो पैरामीटर नहीं है। मैं सिर्फ व्यवहार पढ़ सकता हूँ कि मेरे अनुकूल व्यवहार किसका है, उससे मैं ज्यादा काम करा सकता हूँ, जिसका कम है उससे कम कराऊंगा, जो थोड़ा मेरे अनुकूल नहीं है। लेकिन अगर मेरे अनुकूल नहीं है इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि वो पिताजी के अनुकूल नहीं है। उसका अपना प्रेम है पिताजी के साथ, मेरे हिसाब से नहीं है, तो इसमें ये थोड़ा ही कि वो गलत हो गया। यही चीज डेरे में है कि डेरे में कोई जी मैनेजमेंट का ये बंदा बाहर क्यों नहीं निकाला, ये बंदा क्यों नहीं निकाला, चढ़ाया किसने उसको? वो तो आम डेरे में सन्यासी बन के सेवा करने आए थे। पंप दे दे के बड़ा भक्त किसने बनाया? संगत ने भी। आपकी कुर्बानी, आपकी सेवा, पिताजी ने तो नहीं बनाया ना बड़ा भक्त। हनी प्रीत को सिर पे किसने चढ़ाया? रूहानी दीदी, फलानी दीदी, चिंगड़ी दीदी, किसने चढ़ाया? भाई उसका काम था वहां पे साफ सफाई, झाड़ू पोछा करना, टाइम पे पिताजी को दवाई देना। एक चपड़ासी रखा था उसे। वो अलग बात है भी लोगों ने इज्जत दी भी पिताजी की सेवा में लगी है। सिर पे किसने चढ़ाया? सिर पे किसने चढ़ाया? पिताजी ने तो नहीं कहा ना कि बहुत बड़ी भक्त है। चढ़ा लिया तो भुगत कौन रहा है? मतलब हमारी बेवकूफियां भुगती किसने? पिताजी ने। और हम भी भुगत रहे हैं। क्या भुगत रहे? हमने अपनी भक्ति खो दी इनके पीछे लग के। बंदे के पीछे
लगना ही नहीं है, लगोगे तो भुगतोगे। ये ऐसा नहीं है आज ही है, आप इतिहास देखो, आप इतिहास छोड़ो, आप प्रेजेंट देख लो। कहने को लोग अकाल तख्त सिरमौर संस्था है जी, उसमें 5 लोग बैठे हैं, वो इंसान है, उनका अपना दिमाग है, उनकी अपनी निजी जरूरतें हैं, उन्होंने बेतुके फैसले जारी कर दिए, उन बेतुके फैसलों पे लोग बट गए, लोगों में द्वेष पैदा हो गया, लड़ाई हो गई। तो क्या ये फैसले भगवान के फैसले? उन्होंने रेफरेंस लिया, अब यार हम तो चलो यार सामाजिक दुनिया में उलझे हुए हैं, ये लोग भक्ति वाले हैं, सारा दिन अकाल तख्त में बैठते हैं, गुरु गुरु करते हैं, अभी इनकी समझ धर्म को लेके ज्यादा अच्छी है। उन्होंने अपने लालच में आके किसी नेता के पीछे लग के फैसले सुना दिए, सिस्टम को काबू कर लिया, दान के पैसे को हड़पना शुरू कर दिया। अब नीचे क्या हुआ, नीचे लोग उलझ गए, अब उनका रेफरेंस ही गलत था। लेकिन अब क्या कहें, क्या वो ये कहे भी जो सैकड़ों साल से अकाल तख्त की परंपरा चलती आ रही है वो गलत है? नहीं ना कह सकते। गलत कौन है? उसकी गद्दी पे बैठा इंसान, उसको बदल दिया जाए। लोगों को क्या, लोगों को वहां पे एक समझदार लोग चाहिए, धर्म की ज्यादा समझ रखते हो। वो जगह जब राजनीतिक हो गई, समाज बट गया, उन्होंने समाज को लड़ा दिया, राजनीतिकरण हो गया। यही चीज एडम ब्लॉक में हुई है। जब तक यहाँ सेवादार सेवा कर रहे थे, ब्रह्मचारी, जब लोगों ने चौधरी बना दिए, हवा में चढ़ा दिए, भी तेरे जैसा सेवादार कोई नहीं। घर पे गए तो भाई जहां पिताजी का वचन था भी 1 सब्जी से रोटी खिलानी है, वहां 4 से खिलाई, जहां सादे साधन में घुमाना है वहां 5 स्टार में खिलाया। लेकिन क्या है कि अब चढ़ गए सिर पे, तब उतारने मुश्किल हो रहे। अब यही लोग आपको रोब मार के सिखाते हैं भी रूहानियत क्या है, एकता नहीं रखोगे तो कुलें डूब जाएंगी। कौन सिखा रहा है आपको ये? पिताजी ने कब कहा भी एकता नहीं रखोगे तो कुलें डूब जाएंगी, आपको माफी नहीं मिलेगी? अचानक से सारा व्यवहार क्यों बदल गया सबका? ये सारी चीजें आपको समझनी है। और रेफरेंस बनना है किसका? गुरु का। यूं ही ने लिखा ना, गुरु शिष्य गुरु की आंख से देखता है, गुरु के कान से सुनता है, गुरु की जुबान बोलता है। हर रोज शाम को यही एनालिसिस करना है, यही आकलन करना है कि जो दिन भर हमने बोला, क्या कुछ ऐसा बोला जो हमारा गुरु नहीं बोल सकता? क्या कुछ ऐसा सुना जो हमारा गुरु नहीं सुन सकता? क्या जो ऐसा देखा जो हमारा गुरु नहीं देख सकता? मतलब गुरु का शिष्य गुरु का प्रतिबिंब होता है। तो आप आंकलन करेंगे अपना गुरु के वचनों के अनुसार, तो 100 से आंकलन करेंगे तो 50, 60, 40, 10, 20 कहीं तो टिकेंगे। कहीं टिकेंगे तो लोग हमारे को देख के हमारे गुरु को जानेंगे। अब क्या है, भी आदत पड़ी है समाज में कि हम 2 अलग अलग चेहरे हैं, कि हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जहां गाली गलौज आम चलती है। तो चलती है तो जरूरी तो नहीं है भी हमें भी गाली देनी है, जरूरी तो नहीं है भी हमें उनका हिस्सा बनना ही बनना है। एक व्यक्ति ने मेरे पास फोन किया, बोला जी मेरा एक दोस्त है, बड़ा बीमार है। उसको बीमारी जो थी वो लाइलाज थी और बड़ी भयंकर बीमारी थी। बीमारी ये थी भी आगे की उसकी जिंदगी बहुत बदतर होनी थी। मैंने उससे पूछा भी तेरा ये दोस्त क्यों है? क्या ये सत्संगी है? क्या ये तेरे किसी अच्छे काम में साथ है, कोई रिश्तेदार है, कोई पुराना स्कूल कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हो? बोला जी नहीं। इकट्ठे जॉब करते हो? नहीं, वैसे जानते हैं जी, दोस्त बन गया। ये शराब पीता है? बोला जी पीता है। मांस खाता है? बोला खाता है। लड़कीबाजी करता है? बोला करता है। डिप्रेशन में है, नशे भी करता है। किस आधार पे दोस्त बनाया तूने इसको? मैंने उससे सवाल पूछा, अभी क्या बेस क्या था इसको दोस्त बनाने का? बोला जी कोई बेस नहीं। जो व्यक्ति सरेआम पाप कर रहा है, गुनाह पाप कर्म कमा रहा है, अगर तू उसे सुधारने के लिए दोस्त बनाया है तो वह डेरे ले आता, सत्संग के बारे में बता। अगर सिर्फ इसलिए भी तेरी दूसरी दुनिया जो है डेरे से अलग, गैर सत्संगियों की, उस दुनिया का दोस्त है जो कभी दोस्ती में घूमने फिरने में खाने पीने में साथ देता रहा है, ऐसे दोस्त समाज में आपको कहाँ ले जाएंगे? लेकिन क्या है कि चलो सामाजिक लेन देन है, बातचीत है, वो अलग मसला है, लेकिन ऐसे बंदे को दोस्त बना लेना और उसके लिए आप भागदौड़ करना, तब जब वो बुरे काम कर रहा है और इतनी तकलीफ में भी वो बुरे काम छोड़ नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है भी। 2 मुही जिंदगी जितना जिएंगे, पिताजी स्टेज से बार बार बोलते थे, ये वचन करते थे भी दोगला व्यक्ति 2 मुही जिंदगी जितनी जियोगे उतना मालिक से दूर रहोगे। अगर इन 7 साल में हम समझ नहीं पाए कि हमें करना क्या था असल में, भी हमारा गुरु हमारे से क्या चाहता था,
हम समाज में रेफरेंस मॉडल बने, हम समाज में अपने गुरु का प्रतिबिंब बन के नजर आए, ताकि लोग सीखें भी हाँ गुरु का शिष्य ऐसा होता है, इतना ईमानदार होता है। और बहुत से लोग हैं भी, वो साफ सुथरे हैं, भोले भाले हैं। तो आंकलन करते रहेंगे तो जहां बड़े स्केल पे जरूरत है, जहां पे बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों के बीच में जाने की जरूरत है, वहां पहले खुद बुद्धिजीवी बनना भी तो पड़ेगा। तो ये सारे टॉपिक आज के रखे हमने भी, कैसे संगत का ब्रेन वॉश होता है, कैसे उनके अंदर ये धारणाएं बैठ जाती हैं भी इलीगल काम एक संस्था को चलाने के लिए करना जरूरी है, कैसे एक धारणा बैठ जाती है भी पिताजी को भी इलीगल काम करने जरूरी हैं, कैसे धारणा बैठ जाती है कि भाई ये काम हो रहा है तो इसको होने दो भी, इसके बिना कुछ सरेगा नहीं, और कैसे अपराध की जरूरत है। ये सारी चीजें हमने आज के लाइव में डिस्कस की, और कैसे एक सत्संगी को आगे बढ़ना चाहिए और कैसे इन चीज़ों को समझना चाहिए। तो हमको उम्मीद करते हैं भी आज आपको थोड़ा ये चीज़ें, क्योंकि मैंने पहले डिस्कस नहीं की और ज़रूरत महसूस हुई, तो आपको समझ में आए भी क्यों पिताजी ने अपने इर्द गिर्द प्रबंधकों को गलत होने के बावजूद नहीं निकाला। शायद ये भी आपको समझ आए। तो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई सबके सामने आए। इस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। इस नारे से एक बात और याद आई आखिर में, इम्पॉर्टेंट थी। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक सत्संग सुना, तो 24 जनवरी का सत्संग था। अभी ये नहीं पता कौन से सन का था। उस सत्संग में पिताजी एक बात जिक्र कर रहे थे कि भी जो लोग ओढ़ निभा गए सतगुरु से, मतलब जैसे उन्होंने गुरु से प्रेम लगाया और वो ओढ़ निभा गए, हालांकि वो गुरु की गोद में बैठ के सीधा सचखंड जाते हैं ओढ़ निभाने वाले, लेकिन 24 तारीख को, 24 जनवरी को, मतलब एक नियम बनाया जाए कि ऐसे लोगों के, मतलब ऐसे लोगों को मालिक की गोद में और ऊंचा स्थान मिले, इसके लिए हम एक नारा लगाया करें। ये बात पिताजी उस सत्संग में जिक्र कर रहे हैं। 24 जनवरी का था, सन मुझे नहीं पता, शायद 2017 का ही हो या उससे पहले का हो। तो ये जिक्र कर रहे हैं। मैं इस चीज को सोचने लगा भी आखिर इसका महत्व क्या है, क्यों ये बात पिताजी कह रहे हैं। तो हमने ये चीज नोटिस की भी जब सिख लोग अरदास बोलते हैं ना, उस अरदास में वो एक बात बोलते हैं भी जो 40 मुक्ते या जो शहीद हुए, जिन्होंने बंद बंद कटवाए, भी उनका ध्यान धर के बोलो संगत जी वाहे गुरु। मतलब वो अपनी अरदास में उन लोगों को याद करते हैं जिन लोगों ने शहादतें दी, या जो लोग ओढ़ निभा गए अपने गुरु से, और उनके बलिदान को याद करते हुए वो भगवान को मतलब वाहे गुरु को याद करते हैं। मतलब वाहे गुरु का मतलब होता है वाह ए गुरु, तो गुरु की उपमा है, तो वाहे गुरु वो बोलते हैं। इसका मतलब इसका कोई आध्यात्मिक महत्व है। पिताजी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो मैंने अपने तरफ से इसका वैसे सोचा है। असल में क्या, कभी पिताजी आएंगे तो जरूर पूछेंगे। मुझे लगता है भी जैसे जो लोग ओढ़ निभा के जो आत्माएं ऊपर मालिक की गोद में होती हैं, ऐसी आत्माओं को अगर हम याद करेंगे तो वो मालिक के करीब होती हैं। तो अगर हमारी दुआएं उन तक पहुंचती हैं, हमारा लगाया हुआ नारा उन तक पहुंचता है, तो वो मालिक के सामने हमारे लिए दुआ मांगेंगे कि भाई हमारे लिए कोई नीचे दुआ मांग रहा है, तो वो आगे हमारे लिए मालिक से दुआ मांगेंगे, तो उसका फायदा हमें जरूर होगा। तो अब से अब हर एक लाइव के अंदर हम ये नारा भी जरूर लगाया करेंगे कि जो लोग सतगुरु से ओढ़ निभा गए अपना प्रेम, उनको मालिक अपनी गोद में ऊंचा स्थान प्रदान करे। इस अरदास के साथ हम हजूर पिता के चरणों में, ईश्वर के चरणों में नारा लगाएंगे। तो आज हम ये नारा पहली बार शुरू करते हैं। लगभग हर लाइव में हम ये नारा अब लगाया करेंगे। तो सत्संग जी, आप ऐसे ओढ़ निभाने वाले सेवादारों को याद करते हुए कि मालिक उनको अपने चरणों में ऊंचा स्थान दे, याद करते हुए नारा लगाना है सभी ने। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।